न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनियमन से संबंधित जो विधि निर्माण की शक्ति है वो है भारतीय संसद के पास, जो कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत गठित होती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 2019 के संशोधन विधेयक के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। शुरुआत में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, लेकिन 1956 में 11 हो गया, 1960 में 14 और 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 हो गए और अभी 33 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 124(2) के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन वो एक्सपायर कर जाएगा 65 वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। तो उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो तो वो न्यायाधीश बन सकता है। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 125 का विषय है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और पेंशन कितना मिलता है, जो भी अंतिम माह का वेतन होता है उसका 50% पेंशन उनको मिलता है। पद विमुक्त। पद विमुक्त में क्या है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसको प्रार्थना प्रपत्र कहते हैं। और ये प्रस्ताव दोनों सदन में कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत यानी कि कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर मान के चलो कम ही लोग उपस्थित हैं, यानी कि सभी लोग उपस्थित नहीं हैं, तो जितने भी उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत होना चाहिए। पद विमुक्ति जो प्रस्ताव है तो 100 सदस्य लोकसभा के मामले में और 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में मतलब कि हस्ताक्षर होना चाहिए उसका, और फिर वो उसको अध्यक्ष और सभापति को दे दिया जाता है। सबसे अधिक समय तक जो न्यायाधीश रहा है वो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और सबसे कम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश बना है वो कमल नारायण सिंह था। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लगाया जाता है तो PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो वो थे PN भगवती जी। मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है, और अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में यही है कि कौन कौन से मुद्दे वो सुन सकता है। फिर इसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि जो छोटा न्यायालय है उससे यहाँ पर जाके मुकदमा बढ़ा सकता है, जैसे कि संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मुकदमा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, यानी कि राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है 143 के अंतर्गत। और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार भी है कि यदि कोई पहले से आदेश और निर्णय दे दिया गया है तो उस पर पुनर्विचार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के अनुसार। और अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत। उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के अनुसार होता है, और 231 के अनुसार क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। वर्तमान में अभी 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र एक राज्य से ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय अभी मौजूद है। और ये क्या है कि इनकी नियुक्ति यानी कि जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 217 के अनुसार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय का है कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद को धारण कर चुका हो और 10 वर्षों तक कोई ना कोई न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो उच्च न्यायालय में। और फिर ये है कि वो अपना जो
और पद का शपथ ग्रहण करेगा राज्यपाल के सामने। और उनका जो रिटायर होने का समय है 62 वर्ष है। और वो चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है तो वो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, चाहे तो दूसरे न्यायालय में वकालत कर सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में बंद को क्या किया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय आधिकारिकता तथा स्थान। तो ये नाम है, ये स्थापना वर्ष है, राज्य क्षेत्रीय अधिकार है और ये मूल वंश है और खंडपीठ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 1862 से लेकर 1916 ईस्वी तक का है, जो कि आज़ादी से पहले स्थापित जो उच्च न्यायालय था वो। और फिर ये जो पीले कलर में है यहाँ से यहाँ तक, वो है 1948 से लेकर 1966 तक, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल तक। फिर हिमाचल प्रदेश सिक्किम हो गया 70, 71 और 75, और बाकी फिर इसके बाद 2000 के बाद वाला है। तो देखते हैं कलकत्ता का जो स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में, बम्बई का जो स्थापना हुआ था वो 1862 ईस्वी में, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866, और फिर कर्नाटक 1884, पटना 1916 ईस्वी। फिर आते हैं उड़ीसा 1948, गुवाहाटी 1948, राजस्थान 1950, मध्य प्रदेश 1956, केरल 1956, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 1957, गुजरात 1960, दिल्ली 66, पंजाब और हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 71, सिक्किम 75, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड, झारखंड ये सारा 2000 है। और 2013 में 3 है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2019 में 1 जनवरी। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे तब इनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। गुवाहाटी का जो न्यायालय है उसका राज्य क्षेत्रीय अधिकार कहाँ पर है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सारा है इसमें। उच्च न्यायालय, तो राष्ट्रपति चाहे तो उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। और अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी कि जो न्यायालय होता है यानी कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं आधिकारिक होते हैं और उनके आधार पर ही न्यायालय अपना निर्णय सुनाती है, अनुच्छेद 215। और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का मेनली हस्तांतरण कर सकता है। और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बातें कर लें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। प्रशासकीय अधिकार, राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। लोक अदालतें, लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए बना होता है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा मतलब बहुत सारे चीज़ ये कर सकता है, जिसमें से एक ये है कि ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़ के जिनमें कि समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वो दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद पर मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। और लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और ये 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। दिल्ली में पहली लोक अदालत जो है अक्टूबर 1985 में बैठी थी। फिर इसके बाद आते हैं उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया था। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है और राज्य उपभोक्ता 20 लाख से 1 करोड़ तक का और राष्ट्रीय में 1 करोड़ से ज़्यादा का सुनवाई करेगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT संविधान के अनुच्छेद 323 ए के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 ईस्वी में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं
और ये सदस्य न्यायिक और एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। फिर आते हैं इसमें से कुछ 4 शब्द है, जैसे कि ओडी अल्टेरम पेटरम। तो इसका मतलब ये है कि यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जिसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है ऑट्रे फोइस एक्विट। इसका मतलब है कि एक प्रतिवादी की याचिका है जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी भी कर दिया गया है। फिर इसके बाद है नन बिस इन आइडम। मतलब क्या हो गया कि किसी एक ही अपराध के लिए 2 बार न्याय नहीं देना चाहिए। दूसरा है ओत्रे फोइस कॉन्विक्ट। इसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है। राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल आता है। संविधान के भाग 6 में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 153 जो है, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, उसमें ये बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, तो यही सब जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो और वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। तो ये अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत, और या तो वो पद त्याग कर सकता है 156(2). और राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया मासिक होता है। और राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के प्रति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और अगर उसको राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसको 2 मास पूर्व सूचना देना पड़ता है। और दूसरा है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। तो कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या है कि राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। और आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्हरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत ये चीज़ आ गया। और 317, 217 यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है और वो उप कुलपतियों का नियुक्ति भी करता है। वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग को मनोनीत करता है, जो कि अनुच्छेद 171 के 71(5) के अंतर्गत आता है। और यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित जो तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन को सम्मिलित नहीं किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं विधायी अधिकार के बारे में। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, जो अनुच्छेद 164 के अनुसार है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनते हैं। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक व्यक्ति का वो मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद कर सकता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित अध्यादेश जारी कर सकता है जिससे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसा अध्यादेश जो है 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। और विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार
राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकती है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो इसको सहमति देने के लिए बाध्य है। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के पास पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दिया जाता है तो उस पर 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित कर दिया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति की अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 201। फिर इसके बाद आ जाता है राज्यपाल का वेती अधिकार। वेती अधिकार क्या है कि धन विधेयक को अगर विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। न्यायिक अधिकार क्या है कि राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम या परिहार भी कर सकता है, अनुच्छेद 161 के अनुसार। और राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान करने का अधिकार है, जबकि राज्यपाल को ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो कोर्ट मार्शल में दंड पाए हुए मतलब कि अधिकारी को भी क्षमादान दे सकता है। आपात शक्ति वही 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। राज्यपाल की स्थिति क्या है, नॉर्मल है और मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। विधान परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद उच्च सदन होता है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 में विधान परिषदें विद्यमान है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। दूसरा है कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30। उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 लोग रिटायर हो जाता है। मत का क्या सिस्टम है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा, और 1/3 जो होता है राज्य की विधानसभा से उठ के आते हैं। 1/12 जो होता है उन मतलब ग्रेजुएट लोगों का है, जो कि मतलब 3 साल पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं। और 1/12 सदस्य वो लोग होते हैं जो अध्यापक रहे हो माध्यमिक स्कूल या उससे ऊंचे स्कूल में, और 1/6 सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 लोग होना चाहिए, या उनकी जितनी भी संख्या है उसके 1/10 या इनमें जो भी अधिक हो वो होना चाहिए। सभापति जो है उपसभापति को संबोधित कर और उपसभापति सभापति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन उसको 14 दिन पहले ही, अगर उसको हटाना है तो 14 दिन पहले ही सूचना देना आवश्यक है। विधानसभा की बात कर ली जाए तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। और अपवाद की बात कर ली जाए तो गोवा 40, मिजोरम 40 और सिक्किम 32 है। इसको 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और विधानसभाओं के जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मतलब कि सीटों का आरक्षण भी है अनुच्छेद 332 के अनुसार। और सदन के बैठक के लिए क्या जरूरी है कि कुल सदस्यों का 1/10 लोग जरूरी है। विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या हैं, तो विधि निर्माण कर सकता है, वित्तीय विषयों में संबंधित प्रक्रियाएं वो कर सकता है, कार्यपालिका पे कंट्रोल करता है और संवैधानिक संशोधन भी कर सकता है। किस प्रकार का संवैधानिक शोषण, तो संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। विधानसभा तथा विधान परिषद की सदस्य संख्या, तो यहाँ पर राज्य और विधानसभा में कितने सदस्य हैं, वो उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 224, राजस्थान 200, गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, केरल 140, असम 126, तेलंगाना 119, पंजाब 117। अब 100 से कम वाले कौन है, हरियाणा 90, छत्तीसगढ़ 90, झारखंड 81, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 60, मिजोरम, गोवा, सिक्किम 40 और सिक्किम में 32।
संघीय क्षेत्र की बात की जाए दिल्ली में 70, जम्मू कश्मीर में 90 और पुदुचेरी में 30। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति को कितना? 5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति को कितना? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख। राज्यपाल 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश तो हो जाएगा 2,25,000। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000। महान्यायवादी 2,50,000। शपथ एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के सामने, त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति के सामने। राज्यपाल जो शपथ लेता है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री भी जो शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष और त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है और त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को। मुख्यमंत्री 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था वो बताया कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार जो है विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 239 को के अनुसार 5 के अनुसार क्या है कि विधायी व्यवस्था करने वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 239 को 6 के अनुसार केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट विधायी शक्ति क्या होता है? जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया जाता है। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 97 है लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्ट संख्या 2 के 92 के और 92 खो और प्रविष्ट 33 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्ट 66 है। प्रविष्ट संख्या कि 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है, तो पता नहीं क्या है। दूसरा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का संसद की शक्ति अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य के सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सरकार या आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कि न्यायाधीश जो था RS सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया। 3 सदस्यों वाली टीम थी। एक हो गया V शिवरामन और दूसरा MR सेन। तो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था 1987 में, लेकिन सार प्रस्तुत करते करते 1988 आ गया था। और आयोग ने केंद्र राज्य सुधारों के संबंध में कि 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। फिर इसके बाद पुंछी आयोग आया अप्रैल 2007 ईस्वी में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। अन्य 4 जो सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। तो इन्होंने ये बताया कि सरकारिया आयोग की जो सिफारिश थी वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और फिर इसके बाद यहाँ पर है कि केंद्र एवं राज्य संबंधों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेद। तो सबसे पहले 247 में क्या है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है संसद। 249 में क्या है, राष्ट्र हित में कोई कानून बनाने का होगा तो राज्य में वो बना सकता है। 250 में क्या है कि आपातकाल में एक संसद कानून बना सकता है। 252 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर उनकी सहमति हो तो वैसे कानून बना सकता है। 253 में ये क्या है कि अगर कोई संधि पूरे भारत पे लागू है और किसी राज्य में भी लागू करना है तो वो फॉलो करेगा 253 के अंतर्गत। 257 में क्या है कि कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण है। और फिर 262 में क्या है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित है। 268 क्या है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संघीकृत और उपयोग किए गए कर हैं। 268 में क्या है, 268A में है सेवा कर। 269 में क्या है कि केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले जो कर हैं वो
270 में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर और संघ और राज्यों के बीच उसका किस तरह वितरण होगा वो। 275 में क्या है कि कुछ राज्यों को अनुदान मिलेगा संघ से। 283 में क्या है कि संचित निधियों आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा होनी चाहिए। 286 में क्या है कि वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध लगा सकती है। 287 बिजली पर करों में छूट। 289 यानी किसी राज्यों की संपत्ति अथवा आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्ययों तथा पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। और 293 राज्य द्वारा लिए गए उधार। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद की बैठक होती है वर्ष में 3 बार की जाती है और कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए परिषद की बैठक के लिए।